तो आज हम लोग ग्रेविटेशनल टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 5 है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है इसका इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि ये एक फोर फोर्सेस होता है, 4 इंटरेक्शन फोर्स होता है। टोटल 4 इंटरेक्शन होता है, 4 इंटरेक्शन फोर्स होता है। टोटल 4 इंटरेक्शन फोर्स होता है, जिसमें कि ग्रेविटी, एक फोर्स ग्रेविटी भी आता है। तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, दूसरा आपको हो देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तीसरा होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और एक आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो हम लोग के पास ये 4 इंटरेक्शन फोर्सेस है, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये 4 इंटरेक्शन फोर्स हैं। इसी 4 में से एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसके बारे में कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि न्यूटन सर ने दिया हुआ है। तो यहाँ कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है फोर इंटरेक्शन फोर्सेस होता है नेचर में, जिसमें पाया जाता है, जिसमें कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, और चौथा जो होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स है। और ग्रेविटेसिटी जो कि सभी पूरा यूनिवर्स को आपस में पकड़ के रखा हुआ है। इस चैप्टर में हम लोग जो है बेसिक लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पहला ग्रेविटेशन क्या कहता है? तो ग्रेविटेशन कहता है, अगर कोई दो मास है, एक ये है, एक ये है। इस दो मास में अगर कुछ डिस्टेंस से दोनों सेपरेट हैं, ये दो मास कुछ डिस्टेंस से सेपरेट हैं। पहला है स्मॉल एम मान लेते हैं, दूसरा है कैपिटल एम। तो कह रहा है कि अगर दो मास हैं जो कि आपस में एक दूसरे से सेपरेट हैं, तो उस दोनों में हमेशा अट्रैक्शन होगा। इसमें ये इस ऑब्जेक्ट की तरफ, ये इस ऑब्जेक्ट की तरफ। जैसे दो स्टूडेंट है बैठा हुआ, तो दोनों का सर्टेन मास है। अगर ऑब्जेक्ट में मास है तो उसमें अट्रैक्शन जरूर होगा। अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ भी मास है तो उसके बीच में अट्रैक्शन होगा। यही यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है, और इसी को हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरा यूनिवर्स में अप्लाई होता है, पूरा ऑल ओवर द यूनिवर्स में अप्लाई होता है, इसीलिए इसको हम यूनिवर्सल लॉ कहते हैं। तो चलिए बुक की तरफ से देखते हैं बुक क्या कहते हैं। तो बुक कह रहा है कि एवरी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में जो है अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ईच अदर को, एक फोर्स के द्वारा, जो कि प्रोडक्ट होता है मास और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। तो क्या कर रहा है कि जैसे यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट m1 है, एक ऑब्जेक्ट स्मॉल m, एक कैपिटल M है, और दोनों डिस्टेंस है। तो बोल रहा है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट कोई भी मास का रहता है, उसके बीच में अट्रैक्शन होता है। तो अट्रैक्शन जो होता है, तो अट्रैक्शन हो रहा है तो कुछ सर्टेन फोर्स लगता है, एक फोर्स लगता है। जो फोर्स क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा इस दोनों के मास का, और साथ ही साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके डिस्टेंस का। यही कहता है हमारा ग्रेविटेशन। तो यही कह रहा है, अगर दो ऑब्जेक्ट है, कोई भी उसका प्रोडक्ट होगा, दोनों का मास का इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का, डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा। और जो फोर्स जो होता है ज्वाइन करता है सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों के ऑब्जेक्ट के सेंटर पे। जैसे यहाँ ज्वाइन किया, हम दोनों के ऑब्जेक्ट के सेंटर से लिए हैं डिस्टेंस, दोनों को ऑब्जेक्ट के सेंटर से ये ज्वाइन करता है, और होल फिनोमिना को जो है ग्रेविटेशन कहते हैं, और इसी को नाम जानते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसी को न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से भी जानते हैं।
तो यहाँ उसका फार्मूला दिया हुआ है और समझाया कैसे। जैसे कि यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास m कैपिटल M, एक का स्मॉल m है। बताएं फोर्स जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है डिस्टेंस के, और साथ ही साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है मास इंटू m1 इंटू m1। तो इसी से हमको फोर्स का फार्मूला लगता है Gm इंटू m बाई डी स्क्वायर, जिसमें कि G जो है एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और G का वैल्यू दिया हुआ है 6.67 इंटू 10⁻11। G एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनल है और उसका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, जो कि जिसका वैल्यू यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पे भी दिखाया गया है, देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ इस में दिखाया है, एक पहला एक मास m है, उसके बाद दूसरा मास m2 है और इसके बीच में डिस्टेंस d है। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला दिया हुआ है Gm1 m2 बाई डी। और ग्रेविटेशनल हम जानते हैं फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट हमेशा न्यूटन में होता है, तो इसका भी यूनिट हमेशा न्यूटन में होगा। साथ ही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यहाँ पे दिया हुआ है 6.67 इंटू 10⁻11, जिसमें कि जो कि न्यूटन मीटर पर kg स्क्वायर इसका यूनिट होता है। उसके बाद दिया है फ्री फॉलिंग। होता क्या, जब कोई ऑब्जेक्ट को हम होल्ड किए हुए हैं, एक ऑब्जेक्ट को हम होल्ड किए हुए और उसमें फिर डायरेक्टली अगर छोड़े तो वो अपने आप वो गिरने लगता है, अपने आप फॉल करने लगता है और नीचे आके वो ग्राउंड लेवल पर वो पहुंच जाता है। तो इसी को हम फ्री फॉलिंग कहते हैं। जब ऑब्जेक्ट को जब कोई ऑब्जेक्ट फॉल करता है टुवार्ड्स अर्थ के, जब कोई भी ऑब्जेक्ट फॉल करेगा अर्थ के तरफ ग्रेविटेशन के कारण, ड्यू टू ग्रेविटेशन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट फॉल करेगा अर्थ की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तो उसी को हम फ्री फॉलिंग कहते हैं। फ्री फॉलिंग किसको कहते हैं, जब कोई भी ऑब्जेक्ट फॉल करता है अर्थ की तरफ तो ग्रेविटेशन के कारण, तो उसी को हम लोग फ्री फॉलिंग कहते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे समझाया है कि यहाँ देखिए जैसे एक ऑब्जेक्ट रखा है, पेन रखा हुआ है और छोड़ा हाथ से, तो वो देखते हैं डायरेक्टली नीचे पहुँच जाता है, नीचे गिरने लगता है। तो क्या होता है कि जो ग्रेविटी इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये नीचे इसके तरफ अट्रैक्शन होने लगता है। तो वो कैसे कहता है, जब वो कैसे डिफाइन किया, जब कोई भी ऑब्जेक्ट फॉल करता है अर्थ की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तो उसी को हम फ्री फॉलिंग कहते हैं। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के डायरेक्शन में, अगर कोई भी अर्थ की तरफ फॉल करता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तो उसी को हम लोग फ्री फॉलिंग कहते हैं। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम देखें यहाँ पर क्या, जब भी कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ छोड़ते थे तो वो देखिए नीचे गिरने लगता था। और अगर आप सही से गौर करें, एक बहुत ऊंचा बिल्डिंग पे चले जाए, वहाँ से गिरा और सही से गौर करें, तब देखिएगा पहला स्लो चलता है और धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ते जाता है, उसका। तो ये स्पीड क्यों बढ़ता है, तो यहाँ पे ज़रूर है कोई ना कोई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा होगा, इसी कारण वो अपना स्पीड बढ़ा देता है, इसीलिए वो अपना स्पीड बढ़ा देता है। और इसी को हम डिफाइन किए हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट जिसे हम यहाँ बताएं फ्रीली फॉलिंग करता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है तो वो अपना इंक्रीज करता है स्पीड, जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है वो अपना स्पीड इंक्रीज करता है, जिसको कि हम ग्रेविटेशनल कहता है। ग्रेविटी के कारण उसी को हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन करते हैं। जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करता है अपना स्पीड इंक्रीज करता है, जो कि ग्रेविटी के कारण होता है, उसी को हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। और इसका फार्मूला हो जाता है आपको स्मॉल g बराबर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ का मास लेते हैं और बाय
रेडियस लेते हैं का रेडियस का स्क्वायर, ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस है उसका स्क्वायर लेते हैं। तो यही है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करता है तो इंक्रीज करता है अपना वेलोसिटी को पर सेकंड, हर सेकंड अपना इंक्रीज करता है वेलोसिटी को, और इसी को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट जो होता है जी से करते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है जी इक्वल टू G/m/r² होता है। m मास ऑफ अर्थ दिखाता है, r² होता है रेडियस ऑफ अर्थ दिखाता है। अब होता क्या है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट धीरे धीरे पहले अर्थ के लेवल पे रहता था तो हमारा ये फार्मूला था, जो कि पिछले भी केस में देखें कि ये जब अर्थ के लेवल पे था तो हमको ये फार्मूला अप्लीकेबल हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम अर्थ से का लेवल को छोड़ते जाते थे, अर्थ का लेवल को छोड़ते जाते यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, तो उसका धीरे धीरे ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट चेंज होते जाता है, और वो धीरे धीरे ग्रेविटी मतलब कम बेसी होने लगता है। तो इसको कैलकुलेट करने का कुछ प्रोसीड्यूर है, कुछ का तरीका है जिससे कि हम लोग इसको कर सकते हैं। मतलब ये है कि इसका कॉन्सेप्ट कि जब भी आप ज़मीन के लेवल से ऊपर जाइएगा, पोजीशन को छोड़िएगा ज़मीन का, तो आपका जो होता है ग्रेविटी चेंज होने लगता है, वो वही सेम रहता है। अभी जैसे जी का वैल्यू 9.8 हम ले लेते हैं जनरली 9.8, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो फिक्स नहीं रहता है, वो धीरे धीरे चेंज होता है। जैसे जैसे आप पोजीशन को चेंज कीजिएगा वो भी चेंज होते जाता है। तो उसका कुछ कुछ तरीका है, कुछ कुछ नियम है जिसके द्वारा हम लोग कर सकते हैं। तो ग्रेविटी जो चेंज होता है उसमें बताया गया कि सबसे पहले वैल्यू ऑफ जी जो होता है मिनिमम होता है, वैल्यू ऑफ जी जो होता है मिनिमम होता है इक्वेटर पे, और मैक्सिमम जो होता है पोल पे। तो पोल पे क्या होता है, हम लोग अर्थ कुछ इस तरह से राउंड है, इस तरह से कुछ है हम लोग का अर्थ। तो पोल के पास क्या होता है, पोल के पास क्या होता है कि हमारा अर्थ के पास जो होता है सबसे ज़्यादा वो रेडियस से कम डिस्टेंस पे रहता है, और इक्वेटर देखें तो रेडियस से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे रहता है। तो जितना ज़्यादा मिनिमम डिस्टेंस, जैसे हमारा फार्मूला क्या होता था बाय आर होता था, ग्रेविटेशन का देखें तो बाय आर स्क्वायर होता था। तो जितना ज़्यादा रेडियस कम होगा उतना ज़्यादा ग्रेविटी बढ़ेगा। तो एक पोल के पास जो होता था हमारा वो मैक्सिमम हो जाता था, क्योंकि वहाँ पर हमारा रेडियस घट जाता था, रेडियस घटता था तो हमारा जी का वैल्यू बढ़ जाता था। और उसके बाद है दूसरा है ऑब्जर्वेशन जो होता है एल्टीट्यूड पे करता है। तो इससे कोई क्वेश्चन सेकंड वाला कोई ज़रूरी का नहीं है, सेकंड का ज़रूरी कोई नहीं है, थर्ड वाला देखते हैं। सेकंड पॉइंट किसी ज़रूरी का नहीं है, उसमें एग्जाम में नहीं आता है। वैल्यू ऑफ जो जी जो है हाइट अबव द अर्थ, अगर अर्थ से हाइट कुछ हाइट ऊपर चले जाएँ तो हमारा जो होता है ग्रेविटी डिक्रीज होने लगता है। ग्रेविटी डिक्रीज क्या होने लगता है, क्योंकि हम देखें कि अर्थ से देखेंगे डिस्टेंस का रेडियस जो होता है बढ़ते जाएगा धीरे धीरे, हम जितना दूर जाएंगे उतना ज़्यादा बढ़ते जाएगा। और नीचे भी बाय आर स्क्वायर है, बाय आर स्क्वायर है, तो नीचे डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियस है कि ग्रेविटी का वैल्यू घट जाता है, ग्रेविटी का वैल्यू घट जाता है। तो जी इक्वल टू, तो इसमें इसका फार्मूला हो जाता है G-1/2h/r²। ये इसका फार्मूला हो जाता है G1 - 2h/r। उसके बाद होता है अगर हम लोग जी का वैल्यू, अगर अर्थ को मान लेते हैं क्षेत्र के अंदर चले जाए, नीचे चले जाएं, तब भी उसमें जी का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि जैसे हम लोग अगर कोई भी एक अर्थ जो अगर सेल मान लेते हैं, एक टोटल एक कवर है जो कि अर्थ का मान लेते हैं, बाहर से कोई कांटेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे हम जैसे हम अंदर आए तो होता क्या है, सेल के अंदर जैसे जैसे घुसते जाता है तो उसका बाहर का मास को कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो जैसे हम अंदर चले गए तो हम इस सब मास को, इस एरिया में जो मास था इसको नहीं कैलकुलेट करेंगे। और हम जानते हैं फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है मास के, मास के होता है। तो मास उसका घट जाता है, अर्थ का मास घट जाता है, क्योंकि हम लोग जितना एरिया में अंदर नीचे चल जाएंगे उसके ऊपर का जो होता है एरिया वो कवर नहीं होता है, वो मास में कैलकुलेटेड नहीं किया जाता है। तो इसीलिए हमारा फोर्स घट जाता है। उसका फार्मूला हो जाता है G1 - h/re, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। अब कह रहे हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर मोशन ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब देखिए ग्रेविटेशनल के फोर्स के अंदर दो कंडीशन हो सकता है, या तो एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ सकता है या नीचे से ऊपर जा सकता है, डाउनवर्ड मोशन हो सकता है, डाउनवर्ड मोशन हो सकता है,
या अपवार्ड मोशन हो सकता है। दो केस हो सकता है, या तो डाउनवर्ड मोशन होगा या तो अपवार्ड मोशन होगा। तो दोनों केस को समझते हैं। अगर डाउनवर्ड मोशन होगा, हम जानते हैं कि अर्थ का ग्रेविटी क्या होता है, नीचे की तरफ लगता है। और मोशन भी अगर नीचे ही हो रहा हो, तो मोशन भी नीचे हो रहा हो और ग्रेविटी भी नीचे लगे, मतलब कि दोनों एक डायरेक्शन में है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा आपको V बराबर U प्लस AT। V बराबर U प्लस AT, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ A जो है G को रिप्रेजेंट करता है, आप A की जगह G भी लिख सकते हैं, A की जगह G भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिखाता है, लेकिन A का मतलब होता है एक्सेलरेशन और G का मतलब भी एक्सेलरेशन ही होता है। अब V स्क्वायर बराबर हो जाता है आपको U स्क्वायर प्लस 2AS। तो ये इसको GS भी कर सकते हैं। तो यहाँ 3 टोटल मोशन ऑफ इक्वेशन का फॉर्मूला है, जो कि ग्रेविटी के अंदर इस तरह से वर्क करता है कि V बराबर U प्लस AT हो जाता है, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS होता है। अगर मान लेते हैं ऑब्जेक्ट मोशन अपवार्ड कर रहा होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट का मोशन अपवार्ड हो, अगर अपवार्ड मोशन हो तो उसके कंडीशन में क्या होगा, अपवार्ड मोशन होगा तो उसमें क्या होगा कि ग्रेविटी जो है नीचे लगेगा, मोशन ऊपर होगा। ग्रेविटी नीचे लगेगा, मोशन ऊपर, दोनों के ऊपर डायरेक्शन चेंजेज होता है, और डायरेक्शन चेंज होता है तो उसी कारण हम नेगेटिव लगाते हैं दोनों की जगह। V बराबर U माइनस AT हो जाता है। A को G लिख सकते हैं, एक मिनट रुकिएगा। V बराबर U प्लस U माइनस AT हो जाता है। तो V बराबर U माइनस GT हो जाएगा, और S बराबर UT प्लस की जगह माइनस हो जाएगा हाफ AT स्क्वायर। A को हम G भी लिख सकते हैं और A भी लिख सकते हैं, और V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर माइनस 2GS या AS। तो ये हो जाता है हमको मोशन अंडर ग्रेविटी का फार्मूला। तो ग्रेविटी जो सेम इक्वेशन ऑफ मोशन था, सेम वही फार्मूला है, बस उसमें कुछ चेंजेस कर दिया जाता है। एस की जगह आप एच भी लिख सकते हैं, एस की जगह आप एच भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हाइट में चेंजेस होता है। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को आप ए या जी कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ में हम चेंजेस करते हैं और साथ ही साथ मोशन के अनुसार चेंज कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं बुक में क्या कहता है। जी जो होता है एक कांस्टेंट नियर अर्थ होता है, और ऑल इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जितना भी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा ऑब्जेक्ट को बिकम वैलिड फॉर एक्सेलरेशन, यानी कि जितना भी इक्वेशन है सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए है। और यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है V बराबर UT प्लस GT और या फिर V बराबर UT माइनस GT। तो ये दोनों मोशन कर दिए, अपवार्ड के लिए नेगेटिव हो जाएगा, डाउनवर्ड के लिए नेगेटिव हो जाएगा। S बराबर UT प्लस हाफ AT, इसको यहाँ S के जगह H भी लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत जगह H लिखा हुआ रहता है अक्सर बुक में। तो S लिखे या H लिखे बराबर UT प्लस माइनस हाफ GT स्क्वायर, और V बराबर UT प्लस माइनस हाफ प्लस माइनस 2GS। उसके बाद है प्लानेट। जितना भी हेवनली बॉडी होता है जो कि सन का रिवॉल्व लगाता है, उसी को हम प्लानेट कहते हैं। जितना भी हेवनली बॉडी होता है, बड़ा बॉडी होता है, जो कि आप देख रहे हैं प्लानेट अर्थ, मार्स, जुपिटर, ये सब देखते हैं, जो भी सन का रोटेशन लगाते हैं, सन के जब चारों तरफ घूमता है, उसी को हम कहते हैं प्लानेट। अब होता है सैटेलाइट। जितना हेवनली बॉडी जो अर्थ के राउंड लगाता है या फिर कोई प्लानेट के राउंड लगाता है, उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट भी दो तरह का होता है, नेचुरल होता है, आर्टिफिशियल होता है। तो नेचुरल जो कि मून आ जाता है, और भी दूसरा सब है अलग अलग प्लानेट का। और नेचुरल जो कि हम लोग बना के भेजते हैं, उसको कहते हैं नेचुरल, सॉरी उसको आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। अब होता है स्केपिंग वेलोसिटी। तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट जब कोई ऑब्जेक्ट अपने पाथ पे मूव कर रहा होता है, उसको हम लोग क्या होता है, हम लोग को बहुत बार रॉकेट लॉन्च करना पड़ता है, अर्थ का सरफेस से रॉकेट लॉन्च करना पड़ता है। एक रॉकेट को मान लेते हैं अर्थ के सरफेस से लॉन्च करना है, तो हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इस पर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो वो इसको नीचे तक डाउनवर्ड अट्रैक्ट करेगा, लेकिन वो इस पोजीशन को छोड़ने के लिए एक सर्टेन उसको वेलोसिटी देना पड़ेगा, कुछ वेलोसिटी देना पड़ेगा, जिसके कारण कि ये इस सरफेस को छोड़े और वो
अपना यानी कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को अगेंस्ट करके बाहर निकल सके। तो उसके लिए एक फोर्स देना पड़ता है जिसको हम लोग जिस वेलोसिटी कहते हैं उस वेलोसिटी को हम एस्केपिंग वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी का जो वैल्यू होता है वो 2g/r² होता है, 2g रेडियस ऑफ अर्थ। इसके बराबर हो जाता है उसका एस्केपिंग वेलोसिटी, जो कि अप्रोक्सीमेट ला जाता है 1.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम इस स्पीड से अगर करेंगे तभी ये अर्थ को छोड़ के जा सकते हैं। जब भी हमें कोई भी दूसरा प्लानट पे मून पे जाना होता है या कोई और प्लानट पे जाना होता है तो हम इसी वेलोसिटी से हम स्पीड निकालते हैं ताकि हम अर्थ का सरफेस को छोड़ सके और हम लोग अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बच सके। नहीं तो हम लोग कभी भी दूसरा कोई प्लानट पे जाना होगा तो हम जा नहीं सकते हैं। तो क्या कहते हैं, मिनिमम वेलोसिटी जो कि एक बॉडी में दिया जाए एस्केप अवे, मतलब निकलने के लिए अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड से, उसी का हम एस्केपिंग वेलोसिटी दिया हुआ है जिसका यहाँ फार्मूला दिया हुआ है और उसका वैल्यू दिया है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से चलेंगे तभी हम लोग जा सकते हैं। उसके बाद हमारा जितना केपलर्स लॉ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो कह रहा है कि अगर मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक प्लानट है, हम लोग जानते हैं फोकस जो होता है कोई भी इलिप्टिकल ऑर्बिट का 2 गो फोकस होता है, 2 फोकस होता है। तो ये बोल रहा है कि एक फोकस पे जो है, किसी एक फोकस पे जो होता है सन रहता है, किसी एक फोकस पे जो होता है सन रहेगा और दूसरा फोकस ऐसे ही रहता है, उसमें कुछ नहीं रहता है। एक फोकस पे सन रहेगा और अर्थ जो होता है इसी इलिप्टिकल ऑर्बिट पे मूव करता है, या कोई भी दूसरा प्लैनेट है तो इसी और इलिप्टिकल ऑर्बिट पे मूव करता है। और फिर कहता है कि अगर कोई भी जो होता है, जैसे मान लेते हैं अर्थ जैसे यहाँ पर है, अभी यहाँ पर है, इसको 5 डे के अंदर यहाँ ही पहुँचा, यहाँ था और 5 डे के अंदर यहाँ पहुँचा, तो ऑब्वियसली वो इतना सा एरिया कवर करेगा, ये एरिया वो कवर करेगा। अब फिर वही सेम प्लानट है, अर्थ ही है। फिर वो यहाँ पर था किसी दिन, वो एक पोजीशन दिया गया जिसमें यहाँ था, और वो देखा कि 5 दिन के अंदर फिर वो इस जगह पे आ गया, इस जगह पे आ गया। तो अगर कैलकुलेट किया जाए दोनों का एरिया, अगर कैलकुलेट किया जाए ना, दोनों का एरिया कैलकुलेट किया, इसका एरिया और इसका एरिया, तो वो इक्वल आएगा, दोनों का एरिया इक्वल होता है। और कहता है कि स्क्वायर ऑफ टाइम, अगर टाइम का स्क्वायर जो कि हम देखें जहाँ 5 डे लगा इसको कवर करने में, वो इक्वल होगा, इक्वल नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस सर्कल का। अगर यहाँ से यहाँ तक का रेडियस लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस लेते हैं, एक लेंथ लेते हैं, इसका हाफ जहाँ पर होगा, यहाँ हाफ होगा मान लेते हैं, उस लेंथ के क्यूब के बराबर होगा, उस लेंथ के क्यूब के बराबर होगा। तो टी स्क्वायर बराबर एल क्यूब। तो आप लोगों को बस थ्योरी याद रखना है, इसे क्वेश्चन पूछा जाएगा नहीं, कोई न्यूमेरिकल नहीं दिया जाएगा इसमें, जो भी है सब थ्योरी वाला चैप्टर है तो सब थ्योरी ही पूछा जाएगा। तो प्लानट जो होता है रिमूव करता है सन में, जिसमें उसका एक फोकस पे सन रहता है, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ मूव कर रहा है और इस पे एक फोकस पे सन है और ये एक मूव अपना रोटेशन लगा रहा है। अब उसके बाद कहता है रेडियस जो है वो इक्वल एरिया कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे यहाँ देखें तो यहाँ पर जब इस डायरेक्शन में जाता है उसका काफ़ी पतला हो जाता है, इस डायरेक्शन में जाता है तो कभी काफ़ी पतला हो जाता है, इस डायरेक्शन में जो जाता है काफ़ी पतला हो जाता है, जब इधर रहता है तो काफ़ी मोटा हो जाता है जगह। तो क्योंकि ये जगह एरिया कम होता है यहाँ पे, तो ये फैल जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर कर सके, और इधर रहता है जो वो कम रहता है। तो इस तरफ और इस तरफ दोनों का एरिया को इक्वल करने के लिए इधर को पतला हो जाता है और इधर मोटा हो जाता है। उसके बाद हमारा क्या है, तो कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड जो होता है इसको रोटेशन करने में, जो टोटल रोटेशन करने में जो टाइम लगता है वो इक्वल होता है क्यूब ऑफ द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मतलब कि इसको जो टोटल एरिया, जो कि टोटल इसको एक रोटेशन, इसको जो रोटेशन लगाने में जितना टाइम लगेगा टोटल 1 कंप्लीट रोटेशन में, वो इसके हाफ के बराबर होगा, इसके हाफ के बराबर टाइम लेंथ के एल क्यूब के बराबर होगा। ये टोटल जितना भी उसको टाइम लगेगा, टाइम कवर करेगा,
वो उसका स्क्वायर इसके एल क्यूब के बराबर होता है। तो यही था हमारा ग्रेविटेशन का टॉपिक। तो इसमें थ्योरी बेस्ड है, तो ज़्यादा इससे उतना ज़्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं, जो भी है थ्योरी पे ही आएगा, न्यूमेरिकल्स कुछ आएगा नहीं।